हाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है उसका जो है सीरीज चला रखी है, जो लेसन वाइज चल रहा है। पिछली जो है 6 क्लासें हो चुकी हैं, आज उसकी जो है 7वीं क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रॉप इकोलॉजी के बारे में। आज 7वीं क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक भैया, चलिए देखते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है। कह रहा है कि ड्राईलैंड कृषि का तात्पर्य वर्षा प्रधान दशाओं में फसल उगाना है। यानी कि वर्षा के आधार पर जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बांटा गया है, यानी कि वर्षा के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। पहला क्या है, पहला शुष्क खेती है, यानी कि ड्राई फार्मिंग। कह रहा है कि 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों का उत्पादन ड्राई फार्मिंग कहलाता है। यानी कि जहाँ पर 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है ड्राई फार्मिंग किया जाता है। खेती के समय में दीर्घकालीन सूखा पड़ना तथा फसल का मारा जाना साधारण सी बात है। यानी कि जब जो है वार्षिक वर्षा कम होगी, यानी कि 750 मिलीमीटर से कम होगी, तो यहाँ पर सूखा भी पड़ेगा और फसलों का मारा जाना साधारण सी बात है। यह शुष्क क्षेत्र से मिलता जुलता है और जल संरक्षण ऐसी खेती के लिए आवश्यक है। यानी कि यह किससे मिलता जुलता है, यह शुष्क क्षेत्र से मिलता जुलता, और इसके लिए हम लोगों को जल संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्या है भैया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड फार्मिंग। कह रहा है कि 750 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसल उत्पादन जहां वाष्पोत्सर्जन कुल अवक्षेपण से अधिक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाता है। कहने का मतलब जहां पर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर हम लोग जो है ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। और कह रहा है कि जैसे वाराणसी क्षेत्र, इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे वाराणसी क्षेत्र, मिर्ज़ापुर क्षेत्र, रांची क्षेत्र इत्यादि क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी क्षेत्र में ईटी यानी कि इवेपोर ट्रांसपरेशन 1400 मिलीमीटर है, जबकि कुल प्रेसिपिटेशन मात्र 1100 मिलीमीटर, यानी कि जो वार्षिक वर्षा है वो 1100 मिलीमीटर है और जो इवेपोर ट्रांसपरेशन वो 1400 मिलीमीटर है। अर्थात प्रतिवर्ष 300 मिलीमीटर की कमी होती है। कहने का मतलब जब पौधे जो है इवेपोर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वार्षिक वर्षा कम हो रही है तो जो है प्रतिवर्ष वर्षा की जो है कमी होती है। ऐसे क्षेत्र में सूखा तो पड़ता है लेकिन फसल नहीं मारी जाती है। सूखा पड़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, फसल नहीं मारी जा रही है। ऐसी खेती सेमी एरिड क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी खेती आती है, ड्राईलैंड खेती आती है। सफल खेती हेतु मृदा एवं जल संरक्षण, यानी कि सफल खेती अगर आपको करना है उन्नत तरीके से तो आपको क्या करना पड़ेगा, मृदा एवं जल संरक्षण को अपनाना चाहिए। काली मिट्टी में जल निकास की भी जरूरी होता है। काली मिट्टी जो होती है उसमें जो है जल निकास भी करना जरूरी होता है। किसके अंदर आता है, ड्राईलैंड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। आगे है तीसरा, क्या कह रहा है भैया, तीसरा है वर्षा प्रधान खेती। तीसरा क्या है, वर्षा प्रधान खेती। ये क्या कह रहा है, सामान्यतः रेनफेड एक शाब्दिक अर्थ यानी कि वर्षा पर आधारित फसल उत्पादन से होता है। यानी कि रेनफेड फार्मिंग जो है वो वर्षा पर आधारित फसल उत्पादन से होता है, लेकिन सस्य वैज्ञानिकों के अनुसार इसे नए ढंग से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ड्राई जो है, पहला है ड्राई लैंड और रेनफेड। वर्षा प्रधान खेती को जो है 3 नए ढंग से वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला ड्राई लैंड तथा रेनफेड। 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसल उत्पादन को रेनफेड फार्मिंग नाम दिया गया। यानी कि जहाँ पर 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है उनको क्या कहा गया, उनको रेनफेड फार्मिंग का नाम दिया गया। इतनी वर्षा वाले क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में फसल मरने की संभावना कम होती है लेकिन जल निकास मुख्य समस्या होती है। ये वर्षा प्रधान खेती, यानी कि यहाँ पर वर्षा जो है भारी मात्रा में होगा, यहाँ पर फसल मरने की संभावना कम होगी लेकिन जल निकास मुख्य समस्या होगी, क्योंकि जब वर्षा ज़्यादा होगा तो जल निकास के लिए समस्या उत्पन्न होगी कि पानी को कहाँ ले जाया जाए कि नहीं ले जाया। तो ये सब क्या है, वर्षा प्रधान खेती के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन
फॉर एशिया के द्वारा एंड द पैसिफिक के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक के द्वारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 2 वर्गों में बांटा गया, जिसमें से पहला ड्राईलैंड और दूसरा है रेनफेड फार्मिंग। यानी कि यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक के द्वारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला ड्राईलैंड, दूसरा है रेनफेड फार्मिंग, जिसका विवरण 5.1 में किया गया है। चलिए देखते हैं भैया किस प्रकार विवरण जो है इसका किया गया है। चलिए, पहला क्या है, कंस्टिट्यूएंट, यानी कि घटक कौन कौन से हैं, और दूसरा क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि जो है आपका कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, अब है रेनफॉल, यानी कि वर्षा किस में है, मिलीमीटर में। कह रहा है कि ड्राई लैंड जो फार्मिंग है उसमें जो है वर्षा 800 से कम होती है, यानी कि 800 मिलीमीटर से कम होती है, और रेनफेड फार्मिंग में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑन द क्रॉप, जो नमी होती है क्रॉप में वो शॉर्टेज, नमी की कमी होती है, और इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि पर्याप्त होती है। दूसरा है ग्रोइंग सीजन डे, यानी कि फसल अवधि दिनों में क्या होती है, 200 दिन से कम होती है यहाँ पर फसलें, यहाँ पर 200 दिन से ज़्यादा होती हैं। ग्रोइंग रीजन, यानी कि जो उगाने वाले क्षेत्र हैं वो एरिड एंड सेमी एरिड एज वेल एज अपलैंड्स फॉर सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन, यानी कि जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क हैं यहाँ पर जो है ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। और यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर आर्द्र और सब उपाद, यानी कि ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन आते हैं। अगला है क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि फसल प्रणाली, सिंगल क्रॉप अथवा इंटर क्रॉप, यानी कि एकल फसल अपनाया जाए या फिर अंतरा शस्यन अपनाया जाए। दूसरा कह रहा है इंटर क्रॉपिंग, यानी कि अंतर फसली, अथवा डबल क्रॉपिंग, यानी कि दोहरी फसली प्रणाली इसमें जो है अपनाई जाती है। आगे क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रेंट्स, यानी कि जो बाधाएं होती है, इसमें बाधाएं क्या हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग बाधाएं होती हैं विंड एंड वाटर इरोजन, यानी कि वायु एंड मृदा अपर्दन जो होता है, वो जल अपर्दन है यहाँ पर भारी मात्रा में होता है, और वाटर इरोजन, रेनफेड फार्मिंग में वाटर इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वार्षिक वर्षा अधिक हो रही है तो यहाँ पर वाटर इरोजन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम हो रही है तो यहाँ पर हवा द्वारा इरोजन होगा और जल के द्वारा भी इरोजन होगा। ठीक भैया, ये क्या थे, ये जो है ड्राई लैंड व रेनफेड फार्मिंग में अंतर थे। आगे भैया आगे कह रहा है ड्राई लैंड कृषि की समस्याएं तथा भविष्य। देखते हैं भैया ड्राई लैंड कृषि की समस्याएं और भविष्य क्या है। कह रहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमिक का प्रमुख बेस है। हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र 143.8 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र वो 143.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका 33% भाग सिंचित है, शेष 67% भाग कृषि क्षेत्र ड्राईलैंड तथा रेनफेड है, यानी कि जो 67% क्षेत्र है वो ड्राईलैंड और रेनफेड यानी कि सिंचित एरिया में है। और कुल फसली क्षेत्र हमारे देश में 187.94 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि जो कुल फसली क्षेत्र है, यानी कि टोटल क्रॉप्ड एरिया जितने पर फसल उगाई जा रही है 187.94 मिलियन हेक्टेयर है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 44% इसी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, यानी कि जो देश का कुल सीरियल उत्पादन होता है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। कितने परसेंट, 44%। सिंचाई के सभी साधनों का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाए तो भी 50% से अधिक क्षेत्र को सिंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम सिंचाई के संपूर्ण साधनों का उपयोग कर लें तो भी हम जो है अनाज उत्पादन या क्षेत्र जो है 50% से अधिक क्षेत्र पर जो है सिंचित नहीं कर पाएंगे। सिंचाई के साधन का जो है पूर्णतः उपयोग करने के बाद भी हम 50% क्षेत्र पर ही सिंचित कर पाएंगे, 50% क्षेत्र हमारा असिंचित रह जाएगा। अर्थात किसी भी दशा में 50% कृषि क्षेत्र असिंचित ही रहेगा, 50% सिंचित रहेगा और 50% असिंचित रहेगा पूर्ण जो है प्रणाली को अपनाने के बाद भी। अतः ड्राई लैंड
कृषि का विकास अति आवश्यक है। ड्राईलैंड का समुचित उपयोग करने पर कुल खाद्यान्न उत्पादन का 75% भाग इस क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो दलहनी और तिलहनी फसलें मुख्य रूप से इसी क्षेत्र से उगाई जाती हैं, यानी कि जो दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से उगाई जाती हैं या ड्राईलैंड फार्मिंग से उगाई जाती हैं। आगे क्या कह रहा है कि प्रमुख औद्योगिक तथा व्यावसायिक फसलें जैसे कि कपास, अरंडी, मूंगफली और सभी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी क्षेत्र की देन है ड्राईलैंड फार्मिंग की या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्षेत्र से देन है। चावल और सरसों का 2/3 एवं गेहूं का 1/3 उत्पादन वर्षा प्रधान क्षेत्रों में होता है। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, बोन मील इत्यादि का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से आता है। जो ड्राईलैंड जो है रीजन है, दूध, मांस, चमड़ा ये सब जो है ड्राईलैंड रीजन से ही प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि ड्राई फार्मिंग क्षेत्र में उत्पादन निम्न होता है, अस्थिर एवं अनिश्चित भी होता है। उत्पादन जो है कम होता है ड्राई फार्मिंग में और अनिश्चित व अस्थिर भी होता है। वर्षा के समय एवं मात्रा की अनिश्चितता, भूमि की निम्न उर्वरता शक्ति, स्थानीय लोगों का निम्न जीवन स्तर, प्रौद्योगिकी विकास संबंधी समस्याएं इत्यादि ड्राईलैंड क्षेत्र की मुख्य विशेषता हैं। इनमें सबसे प्रमुख समस्या वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, यानी कि यहाँ पर जो है अनियमितता या बिना नियमित की वर्षा होगी या फिर नहीं भी होगी, अर्थात यहाँ जल एक सीमित कारक है। सारी समस्याएं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? ड्राई फार्मिंग के इर्द गिर्द घूमती हैं। कह रहा है आगे, कह रहा है कि वर्ष में जो है संभावित वर्षा लगभग 650 मिलीमीटर होती है, जिसका 80% भाग मानसून के द्वारा 75 से 90 दिनों में हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो संभावित वर्षा है वो 650 मिलीमीटर होती है, जिसका 80% भाग मानसून से 75 से 90 दिनों में कवर किया जाता है और शेष 20% वर्ष के दीर्घकाल में कवर होता है। वर्षा काल में अनियमितता के साथ वर्षा की मात्रा व अनियमितता से ही सूखा पड़ने की संभावना अधिक रहती है। यानी कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो सूखे पड़ने की संभावना भी पड़ती है, क्योंकि यदि होगी तो लगातार होगी, नहीं होगी तो होगी ही नहीं। ये किसके अंतर्गत आती है? ये ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आती है। अतः क्षेत्र में वर्षा अनिश्चित तो है ही और कम भी है, यानी कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और ये भी है कि नहीं भी हो सकती है। जल के अभाव में मृदा का उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जब पानी या जल नहीं मिलेगा तो उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सच ही कहा गया है कि इंडियन सॉइल इज नॉट ओनली दिस बट हंगरी टू। ठीक है, इस तरह ड्राईलैंड फार्मिंग का संपूर्ण दर्शन जल के अभाव में जल के प्रबंधन के चारों ओर ही घूमता है। यानी कि जो इंडिया है उसमें जो है इंडिया की जो भूमि है वो सॉइल इज नॉट ओनली दिस बट हंगरी टू, यानी कि यह बहुत भूखी है जल के लिए। ठीक भैया, संपूर्ण दर्शन जल के अभाव के चारों तरफ ही घूमता रहता है, तो ये इंडिया की सॉइल है। आगे कह रहा है कि ड्राईलैंड एरिया में 3 प्रकार की कृषि संभव है। पहला है फसल उत्पादन, दूसरा है पशुपालन व चारा प्रबंधन और तीसरा है कृषि वानिकी। फसल उत्पादन किया जाए यानी कि जो है फसल को उगाया जाए और पशुपालन भी किया जाए तथा चारा प्रबंध किया जाए, और तीसरा है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि के साथ साथ वनों को भी लगाया जाए। किसके अंतर्गत आता है? ये जो है ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब कृषि के साथ आप वन लगाएंगे, वनों से वर्षा होती है, तो वर्षा जो है अधिक मात्रा में हो सकती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कृषि एवं सूखा। क्या कह रहा है कि कृषि एवं सूखा, यानी कि कृषि सूखा एवं कृषि सूखा, ड्राट एंड एग्रीकल्चर ड्राट। एक सूखा होता है, एक कृषि सूखा होता है। चलिए समझते हैं क्या है। कह रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूना के अनुसार जब एक वर्ष में किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा का 75% से कम वर्षा होती है, यानी कि जब वर्षा 100% तो होनी होती है, लेकिन जब 75% से कम वर्षा होती है तब वहाँ पर जो है सामान्य वर्षा में 25% की कमी आ जाती है। जब भैया 100% जो है होनी है, तो जब 50% होगी तो वहाँ पर 25% वर्षा का जो है कमी हो जाएगी।
तो ऐसी दशा को उस क्षेत्र में सूखा कहा जाता है। यानी कि वर्षा तो हुई है लेकिन 25% कम हुई है, तो यहाँ इसी दशा में क्या होता है, सूखा होता है। और वर्षा का यही सामान्य लगभग 50% से अधिक हो जाए तो अति सूखा पड़ता है। यानी कि अगर 75% हो रहा है, 75% से अगर वर्षा 50% पे आ गई और 50% वर्षा हुआ और 50% सूखा, तो क्या होगा, ये अति सूखा होगा, यानी कि सेवर ड्राउट कहा जाएगा। हालांकि कृषि सूखा से तात्पर्य मिट्टी में जल की कमी से है और जब यह पीईटी की मांग को पूरे करने में असमर्थ होती है। यानी कि जो है पीईटी यानी कि आपका जो है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन है, जब कम होती है तो यहाँ पर मृदा में जल की कमी होती है, तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि खेती के दौरान वर्ष के 20% भाग में सूखा पड़ने वाले क्षेत्र को सूखा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, और जब यह सूखा वर्ष के 40% भाग यानी कि अधिक समय तक पड़े तो उस क्षेत्र को क्रॉनिक सूखा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जब आप खेती कर रहे हैं तो खेती के दौरान 20% भाग सूखा पड़ने वाले क्षेत्र को पड़ रहा है, यानी कि 20% भाग पर सूखा पड़ रहा है तो उसको सूखा के अंतर्गत रखा गया, और जब यह 20% यानी कि 40% से अधिक हो जाए तो इसको क्रोनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला है भैया आई क्रिसेट यानी कि ICRISAT। आई क्रिसेट क्या है, कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी रेड, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी रेड, और कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये एक साइट है जो क्रॉप रिसर्च के लिए बनी है सेमी एरिड अर्धशुष्क क्षेत्रों में। इसकी स्थापना हैदराबाद के निकट चेरू यानी कि पांडिचेरी नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1900 जो है 72 में हुई थी, 72 में की गई थी। एक रिसेट पूछ लेता है क्वेश्चन में, एक रिसेट जो है सेमी एरिड के लिए वो कब बनी थी, तो 11 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्या है, अगला है आईकार्डा या आईकार्डा, जो भी पढ़ते हैं आप लोग, आईकार्डा है। ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, कब बना था, 1977 में, द एलेप्पो जो कि सीरिया में है। ठीक भैया, ये क्या है, आईकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, जो कि 1977 में एलेप्पो सीरिया में बना था। आगे देते हैं, आगे क्या है, आर्द्रता उपलब्धता सूचकांक, आर्द्रता उपलब्धता सूचकांक यानी कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, ठीक भैया, MAI। ये क्या है, कह रहा है MAI बराबर क्या होता है, रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी बटे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ द सेम पीरियड। यानी कि ये जो है MAI जो है यानी कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या करता है, ये रेनफॉल कितना परसेंट वर्षा हुआ और कितना परसेंट जो है पीईटी यानी कि इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, उसकी गणना करता है। प्रायः इसकी गणना जो है साप्ताहिक या मासिक हो सकती है। यानी कि MAI की गणना हम किस प्रकार करते हैं, या तो साप्ताहिक करते हैं या तो मासिक यानी कि महीना में करते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे है एरिडिटी इंडेक्स। क्या है, एरिडिटी इंडेक्स, ये क्या है, एरिडिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है, एरिडिटी इंडेक्स बराबर WD बटे PET गुणे 100। यानी कि WD क्या है, वाटर डिफिशियट है, वाटर डिफिशियंट मतलब जल धारण क्षमता है, और PET क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन है। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि आर्द्रता न्यूनता सूचकांक यानी कि मॉइस्चर डिफिशियंट इंडेक्स, ठीक भैया, IM बराबर क्या है, P माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बटे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जहाँ P क्या है, प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा है, यानी कि वर्षा माइनस कितना जो है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन खर्च हुआ बटे कितना खर्च हुआ गुणे 100 करना है, तो क्या आएगा आपका MDI यानी कि न्यूनतम आर्द्रता सूचकांक आएगा।
आगे क्या है, आगे है थॉर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स। क्या है भैया, थॉर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स। ये क्या है, थर्मेट इंडेक्स मॉइस्चर को हम जो है IMA बराबर AE बटा PET, जहाँ AE क्या है, परसेंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो है एक्चुअल, AE क्या है, परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन, यानी कि वास्तविक वाष्पीकरण जितना हुआ है बटे में आप पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसफरेशन कर देंगे तो आपका जो है थर्मेट आर्द्रता सूचकांक जो है आ जाएगी। साल दर साल फसल उत्पादन स्तर पर आय विभिन्नता का विश्लेषण IM की अपेक्षा हम जो है IMA से अच्छा प्राप्त करते हैं, यानी कि साल दर साल जो फसल उत्पादन स्तर में जो भिन्नता आती है उसका विश्लेषण हम लोग ज़्यादातर IM से नहीं, यानी कि जो है IM से नहीं, हम जो IMA से करते हैं। ठीक भैया, ये सब क्या थे, ये सब पैमाना थे जो कि पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपिरेशन, फसल उत्पादन की जानकारी के लिए और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की जानकारी के लिए हम लोग इन फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट, जलसारण क्षेत्र, यानी कि वाटर शेड का तात्पर्य है कि किसी जलाशय या नदी या नाले में कितने क्षेत्र में पानी बहकर आता है, यानी कि वाटर शेड का मतलब है कि नदी नाली में जो है कितने परसेंट कितने क्षेत्र से पानी भरकर आता है, वो क्या वाटर शेड है। किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका अपवाह किसी एक निश्चित निकास बिंदु पर मिलता है, यानी कि जो पानी है वो बटोर कर एक स्थान पर आता है, वो क्या है, वो वाटर शेड है। जलोत्सर्जन क्षेत्र वाटर शेड कहलाता है। यह एक जल निकास बेसिन है जो प्रायः मेड़ या अवनलिका के द्वारा अलग होता है, अवनलिका के द्वारा अलग होता है। अब समझते हैं कि वाटर शेड जो है मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है, फिगर के हिसाब से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये चारों ओर आपका क्या है, ये चारों ओर आपका जो है पहाड़ है। क्या है, ये मान लीजिए पहाड़ है। क्या है भैया, ये पहाड़ है। यहाँ पर जो है ढालू है, तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है वही क्या है, वही वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि जो है पानी को हम लोग इकट्ठा कर दे रहे हैं तो वही वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि पानी को इकट्ठा करना ही वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर जो दिए इसके हिसाब से मत करिए, हम जो बता रहे हो करिए। अब यहाँ पर जब पहाड़ से पानी आया, इसमें इकट्ठा किया गया, बाद में जब आवश्यकता लगी तो हम जो है इसको बाहर निकाल ले अपने कार्य के लिए ले जा रहे हैं। ठीक भैया, वाटर को पहाड़ों से पानी आया, इसी को रन ऑफ कहते हैं, अफवाह, यानी कि पानी जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। वाटर शेड मैनेजमेंट करने के बाद पानी को हम जो है अपने उपयोग में ले लेते हैं, ये वाटर शेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन तथा वाटर शेड प्राय एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। साधारणतया यानी कि कैचमेंट एरिया जो है क्षेत्र बड़ा होता है, वाटर शेड का क्षेत्र छोटा होता है। जहाँ से ये क्या है, ये कैचमेंट एरिया है, ये पूरा क्या है, ये पूरा कैचमेंट एरिया है। यहाँ पर पानी जब आएगा, ये क्या है, ये वाटर शेड जो है, ये वाटर शेड है। ठीक भैया, वही इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाटर शेड एरिया भूमि आकार इकाई की होती है, वह जलीय दृष्टि से भी एक इकाई होती है। कैचमेंट एरिया में जलीय दृष्टि से भी एक अलग इकाई होती है। कैचमेंट एरिया में जलीय दृष्टि से विभिन्नताएं मिल सकती हैं, इसलिए साधारण उपयोग में कैचमेंट एरिया में वह समस्त क्षेत्र आता है जिससे पानी बहकर एक नदी या जलाशय में गिरता है। कैचमेंट एरिया क्या है, जहाँ पर समस्त जल जो है आकर इकट्ठा होता है, या इकट्ठा होने के बाद कहाँ जाता है, नदी में जाता है या जलाशय में जाता है। एक बड़ी नदी में अनेक सहायक नदियाँ आती हैं जिनका अपना अपना अलग अलग जल ग्रहण क्षेत्र होता है, उसे सब कैचमेंट एरिया कहते हैं। सब कैचमेंट एरिया में भूमि का आकार तथा जलीय दृष्टिकोण से इकाइयाँ पहचानी जाती हैं जो साधारणतः सहायक नदियों या नालों के किसी भाग के लिए कैचमेंट एरिया निर्मित करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वहाँ उन्हें वाटर शेड एरिया कहा जाता है, यानी कि जो
जो है सहायक नदियों के साथ मिलकर किसी विभाग के लिए कैचमेंट एरिया जो है निर्मित करती हैं, बनाती हैं, उसकी क्या कहते हैं, वाटरशेड एरिया कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाटरशेड के क्षेत्रफल में भिन्नता हो सकती है, यानी कि अब जो वाटरशेड आप बना रहे थे उसमें जो है भिन्नता हो सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। साधारणतया यदि भूमि का आकार विभिन्नताएं अधिक मात्रा में अर्थात क्षेत्र पहाड़ी है तो वाटरशेड अलग अलग मिलेंगे, यानी कि पहाड़ है ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो पानी जो है वाटरशेड जहाँ पर इकट्ठा हो थोड़े थोड़े जगह में, यानी कि गड्ढे टाइप में इकट्ठा होगा तो अधिक रहेंगे वहाँ पर। मैदानी क्षेत्रों में बड़े आकार में होते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में पानी जो है आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक ही स्थान पर सारे पानी कर सकते हैं, तो इसमें जो है वाटरशेड बड़े आकार में हो सकते हैं। आगे क्या करा करे, जलोत्सारण यानी कि वाटरशेड फसल उत्पादन के संदर्भ में संसाधन विकास हेतु प्राकृतिक स्वरूप है। भूमि संबंध के वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि भू संरक्षण काल जलोत्सारण क्षेत्र के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ड्राईलैंड क्षेत्रों में भूक्षरण, जलक्षरण, बाढ़ आदि बहुत बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वाटरशेड को आधार मानकर ड्राईलैंड क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे जलधारा प्रबंध कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, कि जो है पानी को इकट्ठा किया जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए वाटरशेड को उप जलोत्सारण यानी कि सब वाटरशेड तथा सूक्ष्म जलोत्सारण यानी कि सब में बांटा गया, माइक्रो वाटरशेड में बांटा गया, विभाजित किया गया। शुरुआत में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 4000 जलोत्सारण को विकसित करने की योजना बनाई गई, यानी कि शुरुआत में जो है 4000 वाटरशेड बनाने की परियोजना विकसित की गई। कृषि मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को धन उपलब्ध कराया गया और विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए 47 जल वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम को मूल्यांकन करने का भार ICAR को सौंपा गया, यानी कि जो पूरे राज्य में 47 जलधारा प्रबंध जो है बनाए गए उसका जो सारा भार किसको सौंपा गया, ICAR को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में तेजी 1983 में आई जब विश्व बैंक ने 4 जलधारा के विकास में सहायता प्रदान की। जब विश्व बैंक ने 1983 में जो है पैसा दिया यानी मनी दिया तो वही इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास आई। वाटरशेड प्रोग्राम निम्नलिखित आयाम है, जिसमें से पहला क्या है भैया, पहला क्या है, भूमि एवं जल संरक्षण, यानी कि इसके अंतर्गत मृदा का सर्वेक्षण, समोच्च तथा ग्रेडेड बांध का निर्माण करना, पुराने बांधों की मरम्मत एवं देखभाल, भूमि सुधार, नाला बांध का निर्माण एवं फार्म तालाब की खुदाई इत्यादि पर विशेष बल दिया जाता है। किसके अंतर्गत, भूमि एवं जल संरक्षण के अंतर्गत। भूमि एवं जल संरक्षण के अंतर्गत हम जो है मृदा का सर्वेक्षण, ग्रेडेड समुच्च, बांध का निर्माण, पुराने बांधों का निर्माण करना, देखभाल करना, भूमि सुधार इत्यादि जो है क्रियाएं भूमि एवं जल संरक्षण के अंतर्गत करते हैं। दूसरा कह रहा है उन्नत शुष्क खेती। उन्नत शुष्क खेती क्या है, समोच्च जुताई यानी कि कंट्रोल प्लगिंग, मानसून पूर्व जुताई, गहरी जुताई, मल्चिंग, नए प्रजाति का विकास, खार पतवार नियंत्रण, उचित उर्वरक वो डालने की विधि जैसे कृषि कार्य शुष्क खेती को उन्नत बनाते हैं। उन्नत शुष्क खेती में हम लोग क्या क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उचित उर्वरक या उर्वरक डालने की विधि को अपनाते हैं और मल्चिंग करते हैं, जो है गहरी जुताई करने इत्यादि सभी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, वो उन्नत शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक भैया, आज की क्लास यहीं तक। आगे जो है अभी जो है बचा है वाटरशेड मैनेजमेंट, आगे की क्लास हम भैया नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।